हाँ मेरा आज तो मैं बढ़िया लग रहा हूँ ना, हीरो सा लग रहा हूँ, नहीं लग रहा तो मेरा कहता है अरे जा रे चंपू, तू कब से हीरो लगने लगा, तुम और तुम्हारा क्रश मिलना इम्पॉसिबल है। और ये मेरी आपकी आपके दोस्त की आपके घर वालों की हो सकता है, अगर आपका कोई पार्टनर हो तो उसकी भी हेल्प करेगा। अरे मैं हमेशा थोड़ी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहूंगा, मैं तो आगे आ जाऊंगा, यहाँ से चलेगा वापस बाउंस बैक होकर चलेगा। हमने बढ़िया विश्राम किया था, हमने रेस्ट लिया था, मान मर्यादा प्रतिष्ठा उन्हीं को हम यहाँ पर याद रखना है। बुमराह ने आके बाउंसर और मान लो आपने 4 दिन से खाना नहीं खाया, आपकी बॉडी आपके गाल पूरे सूख गए हैं, जैसे आपकी मम्मी आपने एक थप्पड़ मार दे तो आपके गाल लाल हो जाते हैं और आपके अंदर एक एनर्जी आ जाती है। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरी में जाके लंदन में अगर तुम सुबह सुबह जाकर मिरर के सामने खड़े हो जाओ और मिरर तुमसे कहने लगे वाह क्या ग्लैमर है, वाह क्या शाइन है, तो सच सच बताओ तुम क्रेडिट किसको दोगे, अपनी खूबसूरती को या फिजिक्स के उस छोटे से हीरो को जिसका नाम है रिफ्लेक्शन। बट मैं सच सच बताऊं तो हम सभी को फिजिक्स के उस पर्टिकुलर छोटे से हीरो को क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि उसका रीजन है कि जो मिरर रहता है वो भी हमारी तरह बगैर लाइट के क्या हो जाता है, एक अंधेरे का टूटा हुआ हिस्सा। इसका मतलब है अगर अंधेरा रहेगा तो वो भी दिखाई नहीं देगा, बट लाइट का एक फिनोमिना रहता है जिसका नाम क्या है, रिफ्लेक्शन। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बगैर किसी देरी के कर लेते हैं स्टार्ट। ये रहने वाला है हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पार्ट नंबर 1, जिसमें हम मेनली डील करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से, स्फेरिकल मिरर से और उनके इमेज फॉर्मेशन से। देखते हैं चलिए किस तरीके से ये सारी चीजें होंगी, और हम देखेंगे कि उस पर्टिकुलर खूबसूरती का राज क्या था और आपने जो खूबसूरत सा चेहरा देखा सुबह उठकर वो किस तरीके से बन जाता है। चलिए आ जाते हैं। अगर हम ध्यान दें, सबसे पहले कोई हमसे पूछ सकता है ये लाइट क्या है। अगर आपको लाइट नहीं पता तो आप ये चैप्टर कैसे पढ़ लोगे। तो लाइट क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर बात की जाए जैसे आपकी मम्मी आप में एक थपाड़ा मार दे तो आपके गाल लाल हो जाते हैं और आपके अंदर एक एनर्जी आ जाती है कि अब तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। वैसे ही अगर हम बात करें, जब हमारे एनवायरमेंट में ये प्यारी सी लाइट आ जाती है, ये क्या करती है, हमारी हेल्प करती है ताकि हम आसपास के ऑब्जेक्ट को देख पाएं। इसका मतलब है कि बगैर लाइट के हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी चीज को देख ही नहीं सकते। मान लो एक रूम में मैं बैठा हुआ हूं और मेरे सामने मेरा दोस्त बैठा हुआ है, मेरे दोस्त का नाम है हर्ष। अब वो ठहरा गोरा सा, चिट्टा सा, लंबा सा, बट अगर हम बात करें जब लाइट चली जाती है तो उसका वो जो गोरा चेहरा रहता है वो भी कलिए समान हो जाता है, वो भी कल्लू लाल हो जाता है। और एक बेचारा बच्चा जिसका फेस थोड़ा सा काला है, थोड़ा सा सांवला है, वो भी कैसा दिखने वाला है, कल्लू सा दिखाई देने वाला है। नहीं बेटा, तो यहां पर अगर हम बात करें लाइट करती क्या है, लाइट हम सभी को हेल्प करती है ताकि हम अपने आसपास चीजों को देख पाएं। यानी आप सब जो मुझे देख पा रहे हैं वो इस वजह से देख पा रहे हैं क्योंकि इस पर्टिकुलर रूम में प्रॉपर लाइटिंग है। अगर यहां लाइटिंग नहीं होती तो जिस पर्टिकुलर कैमरे से ये वीडियो शूट हो रही है शायद वो मुझे रिकॉर्ड ही नहीं कर पाता। यानी कि क्लियर एक कट अंदाजा हमें पता लग जाता है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और ये मेरी, आपकी, आपके दोस्त की, आपके घर वालों की, हो सकता है अगर आपका कोई पार्टनर हो तो उसकी भी हेल्प करेगा ताकि आप क्या कर पाए, आपस में एक दूसरे को देख पाए, इस प्यारे से ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देख पाए। तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हम सभी की हेल्प करती है ताकि वहां पर हम चीजों को देख सके। अब याद करिए स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि लाइट के 2 अलग अलग हीरो है, बट इस वीडियो में हम उसके एक हीरो के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर बात की जाए ये रिफ्लेक्शन क्या है, इट इज द फिनोमिना। ये लाइट का एक फिनोमिना रहता है जिसमें लाइट क्या करती है, बाउंस बैक करती। भैया बाउंस बैक का मतलब क्या है, बुमराह ने आके बाउंसर मार दी, वो चक्के चली गई क्या, बिल्कुल वैसी समझो कि जो पर्टिकुलर लाइट आती है वो सरफेस पे टकरा के क्या करती है, सेम मीडियम में बाउंस बैक कर जाती है। यानी कितना सरल है कि जब लाइट रे अपने सेम मीडियम में बाउंस बैक करके जा रही है तो इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर हमसे कल को कोई भी पूछेगा कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है तो उसे हम कैसे बताएंगे कि रिफ्लेक्शन वो पर्टिकुलर फिनोमिना है जिसके अंदर लाइट आती तो है, बट अगर हम बात करें जो हमारा सरफेस रहता है वो ओपेक रहता है, और ओपेक रहने की वजह से बेचारी जो लाइट रहती है बोलती है हाय दैया मुझे तो यहां से टकरा के जाना पड़ा, और वो क्या करती है, लाइट यहां से टकरा के सेम मीडियम में बाउंस बैक कर जाती है। इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इसके अंदर भी कुछ पर्टिकुलर लॉज हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब है कि याद करिए जो मिरर हमसे कह रहा था वाह क्या ग्लैमर है, वाह क्या शाइन है,
तो वो ग्लैमर और शाइन आता कहां से है उसके बारे में देखते हैं। पहला जो लॉ है वो बताता है द इंसिडेंट रे normal the incident ray the normal to the surface at the point of incidence and the reflected ray all lie on the same plane। कह क्या रहे हैं हमसे कि जो कौन सी वाली लाइन रहती है, इंसिडेंस वाली रे रहती है, फिर अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन वाली रे रहती है, और जो हमारी कौन सी वाली रे रहती है, नॉर्मल वाली रे रहती है, वो सारी की सारी एक ही पॉइंट पर आके टकराती है। इसका मतलब है कि अगर हम कहें जो ये इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, वो तीनों के तीनों सेम पॉइंट पर क्या करती हैं, आकर टकराती हैं। तो पहला लॉ क्लियर है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो तीनों एक ही पॉइंट पर क्या करती हैं, इंसिडेंट करती हैं। और दूसरा क्या बताता है, जैसे अगर आप ध्यान से देखें यहां पर ये पर्टिकुलर हमारी नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, ये कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे है। यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है वो हमेशा कैसा रहता है, बराबर रहता है। यानी अगर मैं 45 डिग्री पे लाइट मारूंगा तो लाइट मुझ पे कितने डिग्री पे आने वाली है, 45 डिग्री पे आने वाली है। और भैया मैंने तो 10 डिग्री पे मारा, तो 10 पे मारा तो कितने पे आएगी, 10 पे ही आएगी। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जब कभी लाइट रे क्या करती है, किसी जगह पर इंसिडेंट करती है कितने भी एंगल से, तो उतने ही एंगल से वो सरफेस क्या करता है, उसे बाउंस बैक कर देता है। तो दूसरा लॉ क्लियर है कि एंगल आई जो रहता है वो एंगल आर के बराबर रहता है। तो क्या देखा हमने कि रिफ्लेक्शन वो फिनोमिना है जिसमें प्यारी जो लाइट रहती है वो आती है, बट सरफेस जो रहता है वो कठोर रहता है, और कठोर होने की वजह से बोलता है यहां से चले जा, वापस बाउंस बैक होकर चले जा, तो वो बाउंस बैक होकर सेम मीडियम में चली जाती है। जितने एंगल से आती है उतने ही एंगल से चली जाती है, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रहता है वो किसके बराबर रहता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर, दैट इज लाइट। अब लाइट होती कहां है, याद करिए स्टार्टिंग में क्या पढ़ा कि लाइट अगर हमें देखना है तो हमें मिरर चाहिए। क्या चाहिए, हमें मिरर चाहिए। मिरर क्या करता है, रिफ्लेक्शन करता है। तो अगर हम रिफ्लेक्शन का पूरा फिनोमिना पढ़ना चाहते हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि जो अलग अलग तरीके के मिरर है ये करते कैसे हैं रिफ्लेक्शन, इनके अंदर ऐसा होता क्या है। तो चलिए आ जाते हैं। अब यहां पर अगर हम ध्यान दें, सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा प्लेन मिरर के बारे में। अब सुबह सुबह तुम ऐसी जाकर वहां पर खड़े हुए, तुमने बोला हाँ मिरर आज तो मैं बढ़िया लग रहा हूं ना, हीरो सा लग रहा हूं या नहीं लग रहा हूं, जल्दी बताओ। तो मिरर कहता है अरे जा रे चंपू, तू कब से हीरो लगने लगा। बट अगर हम बात करिए होता कैसे है, ये दिखता कैसे है, उसके बारे में देखते हैं। पहले टाइप का जो हमारा मिरर रहता है वो कौन सा रहता है, प्लेन मिरर। कौन सा रहता है, प्लेन मिरर। अब इसे प्लेन कहते क्यों हैं, इसे हम प्लेन इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहता है वो प्लेन रहता है। इसका मतलब अगर हम इस पर्टिकुलर मिरर को देखें तो इस पे किसी भी प्रकार की सिलवट नहीं होती। जैसे आपके कपड़े मान लो आपने आयरन नहीं करे तो उस पर सिलवट पड़ जाती है, बट ये मिरर कैसा रहता है, प्लेन रहता है। तो जो प्लेन मिरर रहता है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन रहता है। बट एक बात नोटिस करना, प्लेन मिरर में हमारी जो इमेज रहती है वो हमें उल्टी दिखाई देती। क्या भैया उल्टी का क्या मतलब, क्या सर हमारा पैर और पैर हमारा सर दिखाई देता है, अरे ना रे बच्चे। वहां पर अगर हम बात करें हमारा जो लेफ्ट हैंड रहता है वो राइट दिखाई देता है, जो राइट रहता है वो लेफ्ट दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है, वो दिखाई देता है लेटरली इन्वर्टेड से। जो हमारा प्लेन मिरर रहता है वो लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनाता है। मतलब जो बच्चा यहां पर अपना राइट हैंड उठा रहा है उसे कौन सा हाथ दिखाई देने वाला है, लेफ्ट हैंड यहां पर दिखाई देने वाला है। इमेज कैसी रहती है, वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट का मतलब रहता है वो जो इमेज रहती है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, आप उसे कभी भी टच नहीं कर सकते। ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। आपने नोटिस करा होगा अगर आप बहुत ज्यादा बल्की हो गए हैं तो आपकी जो इमेज रहती है वो भी बल्की सी बनती हो। और मान लो आपने 4 दिन से खाना नहीं खाया, आपकी बॉडी आपके गाल पूरे सूख गए हैं, तो आप दिखाई कैसे देते हैं, बिल्कुल पतले से, नन्हे से, मुन्ने से दिखाई देते हैं, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट का साइज रहता है वही हमारी इमेज का साइज रहता है। एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट। और उतनी ही दूर हमारी इमेज बनती है जितने दूर हम मिरर से खड़े रहते हैं। मान लो
मिरर मेरे सामने रखा हुआ है और मैं मिरर से 2 मीटर की दूरी पर खड़ा हूं, तो मेरी इमेज कितनी दूर बनेगी? 2 मीटर। और मान लो मैं तो मिरर से चिपक के खड़ा हूं, बिल्कुल मिरर की पप्पी लेना चाहता हूं, तो मिरर कहां पर बन जाएगा? बिल्कुल मेरे पास बन जाएगा। तो हमने देखा जो प्लेन मिरर रहता है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन रहता है। साथ ही में अगर हम बात करें, इमेज की 4 कैरेक्टरिस्टिक रहती हैं, वर्चुअल और इरेक्ट रहती है, लेटरली इन्वर्टेड रहती है, हमारा जो साइज रहता है वो सेम रहता है, और जिस पर्टिकुलर डिस्टेंस पर हम रहते हैं उसी डिस्टेंस पर जाकर हमारी इमेज बन जाती है। क्लियर है ये? अब अगर हम बात करें यहां पर जो दूसरा वाला पढ़ना है वो हमें पढ़ना है स्फेरिकल मिरर। इस पर्टिकुलर चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो स्फेरिकल मिरर और स्फेरिकल लेंस है। इस वीडियो में हम क्या करेंगे? इन्हीं पर्टिकुलर मिरर को ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे कि अगली बार हमें पढ़ना ही नहीं पड़ेगा कि स्फेरिकल मिरर क्या है। ऐसे करके हमारे रात में भी इमेज बन जाएगी कि अगर मैं सोते हुए भी सोच रहा हूं कि प्लेन मिरर क्या है और स्फेरिकल मिरर क्या है, तो स्फेरिकल आएगा गोल घूमकर बन जाएगा और प्लेन जो है वो सीधा आके रखा जाएगा। तो स्फेरिकल मिरर क्या है? वो पर्टिकुलर मिरर जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व रहता है। पहले इमेज देखते हैं। जैसे अगर आप यहां पर देखें, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ मुड़ा है और इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये बाहर की तरफ मुड़ा है। अगर हम बात करें इन मिरर्स को क्या कहते हैं हम, अगर आपका मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की तरफ है तो ऐसे मिरर को हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, या तो इन्हें हम क्या बोल सकते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। और अगर इनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है तो या तो आप इन्हें कॉनकेव कह लो या तो इन्हें क्या बोल सकते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। मतलब भैया कॉनकेव माने कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स माने डाइवर्जिंग। दैट्स इट, इतना ही याद रखना है। जो कॉन्वेक्स मिरर है ये डाइवर्जिंग मिरर है, इनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की तरफ है। जो कॉनकेव मिरर है ये कन्वर्जिंग मिरर है, इनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये अंदर की तरफ है। मतलब 2 टाइप के मिरर होते हैं ऑल ओवर। एक होता है आपका प्लेन, एक होता है स्फेरिकल। स्फेरिकल के 2 टाइप हैं, एक कॉन्वेक्स है और एक कॉनकेव है। कॉन्वेक्स को हम डाइवर्जिंग कहते हैं, कॉनकेव को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग। अगर हम आगे आ जाएं, इन पर्टिकुलर मिरर से कुछ पर्टिकुलर टर्म रिलेटेड हैं। अब भैया हम टर्म्स को क्यों पढ़ रहे हैं? हमें यहां पर देखना है ये वाले जो मिरर रहते हैं ये किस तरीके से रिफ्लेक्शन करते हैं। यहां पर इमेज कहां पे जाकर बनेगी? मैं यहां पर खड़ा हूं और मेरी इमेज जाके लंदन में बन रही है, या मैं लंदन में खड़ा हूं मेरी इमेज यहां इंडिया में बन रही है, वो इमेज कहां पर बनेगी, कैसी बनेगी, उसी के लिए हमें कुछ टर्म्स को जानना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब भैया सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? यहां पर हमने क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर को ले लिया है। सिमिलर तरीके से आप कॉन्वेक्स को ले सकते हैं। तो जिस पर्टिकुलर स्फीयर से काट कर हमने हमारे मिरर को बनाया है उस पर्टिकुलर स्फीयर का जो सेंटर ऑफ क्या रहता है, उसका सेंटर रहता है, उसी सेंटर को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। भैया अगर कॉनकेव का इस तरफ रहता तो कॉन्वेक्स का कहां रहता है? कॉन्वेक्स का पीछे रहता है, कॉनकेव का कहां रहता है? आगे रहता है। अगला क्या आता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या जाता है अगला? रेडियस ऑफ कर्वेचर। भैया ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? तो जैसे सेंटर से उस पर्टिकुलर स्फीयर का जो क्या रहता है, बाउंड्री वाला डिस्टेंस रहता है, उसे रेडियस कहते हैं। वैसे ही अगर हम बात करें सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो ये पर्टिकुलर क्या रहता है, हमारा मिरर रहता है, इसके इस पर्टिकुलर पॉइंट तक के डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहा जाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर अगर हम यहां ध्यान दें, अगला वाला जो आता है वो क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है अगला? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस वो पर्टिकुलर इमेजिनरी लाइन है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? इमेजिनरी लाइन है। भैया इमेजिनरी का मतलब क्या है? क्या ये दिखती नहीं है? एक्चुअल में ये होती ही नहीं है, बट हम क्या करते हैं? इसे मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इसे मान लेते हैं कि ये पर्टिकुलर लाइन क्या करती है? यहां पर एग्जिस्ट करती है। तो जो पर्टिकुलर लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर सीधे पोल पे जाके मिल जाती है उसे क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस। और हमेशा याद रखेंगे कि ये एक इमेजिनरी लाइन रहती है। फिर अगर हम यहां पर ध्यान दें, अगला जो आता है, पहले पोल पढ़ लो फिर ये दोनों बताऊंगा। पोल क्यों पढ़ लो पहले? क्योंकि अभी हमने क्या देखा कि जो लाइन है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके मिरर तक जा रही है। मिरर के पास जहां तक वो जा रही है वो पर्टिकुलर जो पॉइंट रहता है उसे क्या कहा जाता है? पोल कहा जाता है।
तो भैया ये लाइन तो ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, तो स्पेसिफिक क्या कहें? जो पर्टिकुलर मिरर रहता है, मिरर का जो सेंटर वाला पॉइंट रहता है, उसे क्या कहा जाता है? पोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे पोल कहा जाता है। यानी भैया ये पर्टिकुलर जो पॉइंट हमें दिख रहा है, इसे मैं क्या कह सकता हूं? पोल कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं? पोल कह सकता हूं। फिर आता है प्रिंसिपल फोकस। क्या आता है? प्रिंसिपल फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का मिड पॉइंट। कौन सा वाला पॉइंट? मिड पॉइंट। यानी भैया मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से चलना चालू करूं और पोल तक आ जाऊं, उन दोनों के बीच में जो हॉल्ट पड़ा था, जहां पर मैंने विश्राम किया था, क्या वही वाला पॉइंट? हाँ बच्चे, एग्जैक्टली वही वाला पॉइंट। उसे हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। और जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक के डिस्टेंस को हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा, वैसे ही फोकस से पोल तक का जो डिस्टेंस रहता है, उसे क्या कहा जाता है? फोकल लेंथ। क्या कहा जाता है? फोकल लेंथ। अब कॉनकेव में तो हमें समझ में आ गया, कॉन्वेक्स में कैसे याद रखें? जैसे कॉनकेव का सेंटर ऑफ कर्वेचर सामने रहता है, कॉन्वेक्स का कहां रहता है? पीछे रहता है। जैसे इसका फोकस सामने था, उसका कहां रहता है? पीछे रहता है। फोकल लेंथ भी पीछे? हाँ बच्चे, उसकी फोकल लेंथ भी कहां रहती है? पीछे रहती है। तो कितनी टर्म याद रखना है हमें? 6 टर्म याद रखना है। पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिस पर्टिकुलर स्फीयर से मिरर को बनाया गया था, उसका सेंटर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का जो डिस्टेंस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल क्या है? जल्दी बता दो। पोल हमारे मिरर का सेंटर वाला पार्ट है। फिर अगर हम ध्यान दें, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल रहता है, उन दोनों का मिड पॉइंट, जहां पर हमने बढ़िया विश्राम किया था, हमने रेस्ट लिया था, ताकि हम वहां पर आगे बढ़ सके आगे बढ़कर जा सके, उस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या कहा? फोकस कहा, प्रिंसिपल फोकस। इसका फोकस सामने, उसका फोकस पीछे, और फोकस से पोल तक की दूरी को क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। तो ये पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जिन्हें हमें क्या करना है? याद रखना है। अगर इन्हें हमने गारंटीड याद रख लिया तो एग्जाम में हमारे पूरे नंबर आ जाएंगे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, चलो उनको देख लेते हैं कि किस तरीके से ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है, ये हमारी हेल्प करने वाले हैं। अब भैया यहां पर हम क्या पढ़ने आ गए? यहां पर हम ये पढ़ने आ गए कि बेटा तू अगर किसी एक जगह पे खड़ा है मिरर के सामने, पहले कौन सा वाला मिरर पढ़ेंगे? हम दोनों टाइप के मिरर पढ़ेंगे, बट यहां पर हम रूल पढ़ रहे हैं कि जनरली वो जो मिरर है, वो कौन से रूल का यूज करेंगे। यानी ये वो पर्टिकुलर नियम है, नियम। और अमिताभ बच्चन ने क्या कहा था? नियम हो गए, मान हो गया, प्रतिष्ठा हो गया। तो यही वाली चीजें हमें यहां पर क्या करना है? यूज करना है। जैसा मिरर के रूल्स ने कह दिया वैसा ही यूज करेंगे। अगर नहीं किया, अगर भैया नहीं किया, अरे नहीं किया तो तेरे नंबर कट जाएंगे। यानी हमें क्या करना है? इन्हें याद रखना है। 6 कह रहा हूं, 4 नियम है जिन्हें हमें याद रखना है। मतलब अगर मैंने 4 नियम फॉलो कर लिए इन पर्टिकुलर मिरर की तरह, तो मेरी इमेज बन जाएगी। हाँ बच्चे, तेरी इमेज अच्छे से बन जाएगी। तो पहला वाला नियम क्या कहता है? अगर आपके पास दोनों टाइप के मिरर हैं, एक कॉनकेव है और एक कॉन्वेक्स है, तो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आती है, तो कॉनकेव वाला मिरर क्या करता है? उसे फोकस से पास कर देता है, और जो कॉन्वेक्स वाला रहता है, उसे फोकस से क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से जो लाइन आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइन आ रही है, वो या तो वो फोकस से पास करेगी, या तो वो फोकस से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। क्या कर जाएगी? फोकस से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। पैरेलल माने फोकस से पास करेगी या फोकस से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। दूसरा वाला क्या आता है? जस्ट इसका उल्टा ले लो। अगर लाइट रे कैसी आती है? कॉनकेव मिरर में फोकस पर आई। कहां पर आई? फोकस पर आई। तो मिरर बोलता है अगर मैं यहां पर कर सकता हूं तो मैं वहां पर कर सकता हूं, अगर मैं ये कर सकता हूं तो मैं वो कर सकता हूं। तो यहां पर जो पैरेलल वाली थी वो फोकस से पास कर रही थी, जो फोकस से आती है वो कॉनकेव में कैसे पास कर जाती है? पैरेलल पास कर जाती है। कॉन्वेक्स में उल्टा है? नहीं, कॉन्वेक्स में भी वैसा ही है कि जब पैरेलल लाइन क्या कहते हैं, फोकस पर लाइन आती है, तो वो कहां पास कर जाती है? पैरेलल पास कर जाती है। ये सेकंड वाला लॉ है। थर्ड वाला क्या बताता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो रे आती है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या कर जाती है? पास कर जाती है। क्या दोनों मिरर में? एग्जैक्ट दोनों मिरर में। बस यहां पर अगर हम बात करें, लाइट पीछे नहीं जा पाती, बट जब उसे हम पहुंचाते हैं तो वो उसी रास्ते से क्या करती है? वापस आ जाती है। इस पॉइंट को कैसे याद रखें? जैसे मान लो ये सरफेस है, ये हमारा कौन सा सरफेस है? प्लेन सरफेस। जब 90 डिग्री की रे यहां पर आएगी,
90 डिग्री पे लाइन क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, तो 90 डिग्री पे जो इंसिडेंस कर रही है वो उतने पे ही क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी। तो ये भी वही पॉइंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट रे आती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या करती है, वापस चली जाती। कहां चली जाती है, वापस चली जाती है, अपने घर चली जाती है। घर जाके बोलती है अब मैं ना जाऊंगी, जितने पे गई थी उतने पे ही आ गई। तो तीसरा वाला लॉ याद रखेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जो आती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही चली जाती है, भले कॉनकेव हो भले कॉन्वेक्स हो। फिर लास्ट वाला क्या बोलता है, अगर कोई लाइट रे कहां पर आती है, पोल पर आती है, तो जितने डिग्री पर वो आई उतने ही डिग्री पे वापस चली जाती है। ये प्रिंसिपल एक्सिस को नॉर्मल की तरह लेते हैं। ऊपर से जो लाइट रे आई 5 डिग्री पे आई तो 5 डिग्री से रिफ्लेक्ट, 10 पे आई तो 10 पे रिफ्लेक्ट। सेम कॉनकेव में होता है और सेम किसके अंदर हो जाता है, कॉन्वेक्स के अंदर हो जाता है। मतलब भैया अमिताभ बच्चन ने जो मोहब्बतें में 4 नियम बनाए थे, मान मर्यादा प्रतिष्ठा, उन्हीं को हमें यहां पर याद रखना है। कैसे याद रखना है कि अगर कोई रे आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है तो या तो कॉनकेव में है तो फोकस से पास कर जाएगी और कॉन्वेक्स में है तो फोकस से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अगर हम इसमें याद रखें जो फोकस से आई है वो पैरेलल चली जाएगी, भले कॉनकेव ले लो या कॉन्वेक्स ले लो। तीसरी वाली सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चली जाती है। और लास्ट वाली क्या करती है, पोल पर आती है, पोल से चली जाती है, जितने डिग्री पे आई है उतने ही डिग्री पे चली जाएगी। तो ये बेसिक सा हमें याद रखना है। क्यों याद रखना है, ताकि जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर आने वाला है उसमें हम इमेज बना सके। क्या बना सके, उसमें इमेज बना सके कि इमेज किस तरीके से इसके अंदर बन जाती है। अब पहले जो इमेज फॉर्मेशन है हम किसका देखने वाले हैं, कॉनकेव मिरर का देखने वाले हैं, उसके बाद हम कॉन्वेक्स का देखेंगे। अगर हम पहले वाला देखें, याद रखेंगे कि कॉनकेव में 6 केस होते, कितने केस होते हैं जल्दी बताओ, 6 केस होते हैं। और भैया जो कॉन्वेक्स वाला है उसमें 2 होते, कितने होते हैं, 2 होते हैं। इन्हें हमें याद रखना है। अगर हम पहला वाला देखें, पहली बार ऑब्जेक्ट को हमने कहां रखा, तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इंफिनिटी पर। ध्यान दो, ये ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, इंफिनिटी पे। भैया मैं कैसे मान लूं ये इंफिनिटी पे रखा है, तो जब कभी प्रिंसिपल एक्सिस के बाहर ऑब्जेक्ट चला जाए तो क्या समझना है, वो जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे मिरर के रीच से बाहर है, वो मिरर से बहुत ज्यादा दूर है। तो जब छोटा मिरर रहता है तो उसका इंफिनिटी पास है, बड़ा मिरर तो उसका इंफिनिटी दूर। बट जब प्रिंसिपल एक्सिस को वो क्रॉस करके बाहर चला जाए मतलब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है। इंफिनिटी से हमेशा कौन सी वाली रेज आती हैं, पैरेलल रेज आती हैं। जो भी पैरेलल रे आई वो कहां से पास करती है, फोकस से। पहली वाली रिफ्लेक्टेड रे, दूसरी वाली रिफ्लेक्टेड रे, दोनों कहां पे मीट कर गई, फोकस पे मीट कर गई। यानी भैया ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे है तो उसकी दोनों लाइट जहां पे टकरा रही हैं वहां पर इमेज बन जाएगी। मतलब इमेज कहां पर, फोकस पे। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, इमेज फोकस पे, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, इमेज फोकस पे। तो याद रखेंगे ऑब्जेक्ट था हमारा इंफिनिटी पे, पोजीशन ऑफ इमेज कहां पर आ गई, फोकस पे। और अगर आप ध्यान दें उसका जो साइज है वो बहुत ज्यादा छोटा है, नन्ना सा मुन्ना सा है, यानी वो काफी ज्यादा डिमिनिश्ड है। बट जब कभी दोनों लाइट रे मिल जाती हैं रिफ्लेक्टेड वाली, तो वहां पर कौन सी इमेज बनती है, रियल और इन्वर्टेड। कौन सी वाली, रियल और इन्वर्टेड। दूसरा क्या, अब ऑब्जेक्ट बोला मुझे नहीं रहना है इंफिनिटी पे, मुझे तो आगे जाना है, तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, आगे चल के आ जाता है। अब आगे चल के कहां, मेरे घर तक आ जाता है। अरे नहीं, घर चल के नहीं आता है, वो इंफिनिटी को छोड़ के सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे आ जाता है। बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे आ सकता है, थोड़ा दूर भी आ सकता है। जैसे मान लो रैपिडो वाले भैया आए थे आपके घर पे कि तुम कहां पर हो, मैं तुम्हें पिक करने आ गया। या तुम्हारा जो मीशो का या मिंत्रा का या हम बोल सकते हैं अमेजोन का जो ऑर्डर आया था वो थोड़े दूर पर आके खड़ा हो गया कि भैया आपका घर कहां पर है, मैडम आपका घर कहां पर है, जल्दी बता दो। तो हम क्या करते हैं, उसे बता देते हैं। तो उसी तरीके से ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ऑब्जेक्ट आ गया, ये कहां बनाएगा, तो एक रे जो हम हमेशा लेते हैं वो पैरेलल लेते हैं। तो पहली वाली रे कैसी आ गई, पैरेलल आ गई। पैरेलल वाली हमेशा कहां से पास करती है, फोकस से। ये कहां से पास कर गई, फोकस से पास कर गई। दूसरी वाली आप फोकस से ले लो, पोल से ले लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लो। हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से ली है और हमने पढ़ा है जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही अपने घर वापस चली जाती है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस गई और दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो आपस में एक दूसरे को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में मिल जाती हैं। मतलब जो ऑब्जेक्ट पहले फोकस पे बना था अब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के
बीच में बन गया है। तो कैसे याद रखें कि जब कभी ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड सी रहता है तो उसकी जो इमेज है वो सी और एफ के बीच में बनती है, बट उसका जो साइज रहता है, पहले वाले में पॉइंट साइज था बट इसमें उसका साइज थोड़ा सा बढ़ गया है, वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो यहां पर हम उसे डिमिनिश्ड कहेंगे। बट अभी भी दोनों रिफ्लेक्टेड रे मिल रही है, मतलब जो इमेज है वो कैसी है, रियल और इन्वर्टेड। कैसी है, रियल और इन्वर्टेड। भैया तीसरा केस कहां, जो ऑब्जेक्ट था अब वो बोलेगा मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बहुत रह लिया, अब तो मैं आऊंगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और याद रखना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट आ गया है तो उसकी इमेज भी कहां बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कैसे कैसे कैसे, ये ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। पहली वाली रे कहां चली गई, पैरेलल चली गई। पैरेलल वाली कहां से पास करती है, फोकस से। जो फोकस वाली आती है वो कैसे पास कर जाती है, पैरेलल। और अगर हम यहां ध्यान दें, दोनों कहां पे मिल रही हैं, एग्जैक्ट सी के नीचे। मतलब जो ऑब्जेक्ट सी पे रहता है उसकी इमेज भी कहां बनती है, सी पे बनती है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहता है उतनी ही बड़ी क्या रहती है, इमेज रहती है। मतलब अगर आप लंबे हो तो आपकी इमेज कैसी बनेगी, लंबी बनेगी। बट आप छोटे से नन्हे से मुन्ने से हो तो आपकी इमेज भी कैसे बनने वाली, छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी बनने वाली है। यानी जितना बड़े हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहते हैं हमारी इमेज उतनी ही बड़ी बन जाती। जो डिस्कस किया कि ऑब्जेक्ट कहां पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इमेज कहां बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, साइज कैसा रहता है, इक्वल रहता है, और अभी भी दोनों रिफ्लेक्टेड रे मिल रही हैं, तो हम क्या बोल देते हैं, रियल और इन्वर्टेड। क्या बोल देते हैं, रियल और इन्वर्टेड। अब ऑब्जेक्ट का मन करा, अरे मैं हमेशा थोड़ी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहूंगा, मैं तो आगे आ जाऊंगा। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो भाई साहब आगे आ जाते हैं। कितना आगे आते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे थे, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आ गए। कहां पे आ गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आ गए। तो यहां पर अगर हम देखें, पहली जो रे है वो हमेशा पैरेलल लेनी है, हमें याद रखना है। पैरेलल वाली रे कहां से पास कर जाती है, फोकस से। दूसरी वाली ले ली हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से। पोल से भी ले सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी ले सकते हैं। तो हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाइन को दे के ऊपर मारा, वो लाइन क्या करती है, वापस आ जाती है। और दोनों जो रेज रहती हैं वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे जाके मिलती हैं। अब यहां पर अगर हम देखें, हमारा जो ऑब्जेक्ट था सी और एफ के बीच में था, इमेज कहां पर चली गई, सी के पीछे चली गई। यहां पर ऑब्जेक्ट छोटा है बट उसकी जो इमेज है वो कैसी है, बड़ी है भाई साहब। कैसी है इमेज, बड़ी है। और अभी भी दोनों रे मिल रही हैं, तो कौन सा है, रियल और इन्वर्टेड। कौन सा है, रियल और इन्वर्टेड। एक ट्रिक मैं बताता हूं, अगर तुम याद रख लोगे तो तुम्हारे पेपर में नंबर ही नहीं कट सकते कॉनकेव वाले में। कैसे, अगर तुम देखो ऑब्जेक्ट कहां पर है, इंफिनिटी पर। ऑब्जेक्ट कहां पर है, इंफिनिटी पर। इमेज कहां बन रही है, फोकस पे। अब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से क्या करता है, आगे आता है। अब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से आगे आ गया, सी के पीछे। इमेज ने बोला अगर भाई साहब तुम इस तरफ आ रहे हो तो हम भी क्या करेंगे, दूसरी तरफ जाएंगे। तो वो जो ऑब्जेक्ट रहता है वो फोकस से अपनी इमेज को हटाकर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बना लेता। मतलब इंफिनिटी वाला फोकस पे, इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट आगे आया तो इमेज फोकस से आगे आ गई। फोकस से आगे आने के बाद ऑब्जेक्ट कहां पर आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इमेज भी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को छोड़कर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ गई। फिर अगर हम बात करें, ऑब्जेक्ट आगे आ गया, ऑब्जेक्ट आगे गया, इमेज जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे आ गई। तो पहले 4 कानून नियम हमने याद रख लिए। फिर अगर हम यहां ध्यान दें, अगले 2 और हमें याद रखना है कि जो ऑब्जेक्ट है, अब बोलेगा मैं बहुत देर से खड़ा हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, अब मैं जाना चाहता हूं आगे, अब मैं जीना चाहता हूं मेरा जीवन। तो वहां पर वो क्या करता है, फोकस पर आ जाता है। कहां पर आ जाता है, फोकस पर आ जाता है। अगर आप ध्यान दें, जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है, फोकस पे। पहली वाली रे एज यूजुअल हम कैसी लेते हैं, पैरेलल लेते हैं। जो पैरेलल वाली रे रहती है वो फोकस से क्या करती है, पास कर जाती है। और दूसरी वाली हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से ली, वो सीधे के सीधे पास कर गई। अब यहां पर एक बात हम नोटिस करें, ये दोनों जो रे हैं ये आपस में कैसी हैं, पैरेलल है। और हमने पढ़ा है पैरेलल रे मैथ्स के अंदर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बट साइंस कहता है कि मान के चलो, जैसे याद करो इंफिनिटी से कौन सी वाली रे आई थी, पैरेलल आई थी, तो वो फोकस पे मिल गई थी। तो जो ऑब्जेक्ट फोकस पे है उसकी भी जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो कहां जाके मिल जाएंगी, इंफिनिटी पे जाके मिल जाएंगी। जहां पर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे बहुत बड़ा था, इमेज फोकस पे छोटी सी थी, वैसे ही यहां पर ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे छोटा है, इंफिनिटी पे इमेज कैसी बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी। कैसी बनेगी, बहुत बड़ी बन जाएगी।
तो यानी हमने देखा कि ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे था, इमेज उसकी फोकस पे थी। ऑब्जेक्ट फोकस पे आ गया, इमेज कहां चली गई उसकी? इंफिनिटी पे। ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी से आगे आया बट सी के पीछे था, तो इमेज उसकी फोकस से आगे चली गई बट सी से यहां पीछे की तरफ है। फिर ऑब्जेक्ट सी पर आया तो इमेज भी सी पर आ गई। फिर हमने देखा ऑब्जेक्ट आगे आया सी के, इमेज सी के पीछे चली गई। ऑब्जेक्ट फोकस पर आया, इमेज कहां चली गई? इंफिनिटी पे चली गई। बट जो हमारा एक क्या कहते हैं, एक इमेज फॉर्मेशन रहती है कॉनकेव के अंदर, वो बनाती है वर्चुअल और इरेक्ट। कैसी बनाती है? वर्चुअल और इरेक्ट। ये है केस नंबर 6। याद रखना है कि कॉनकेव के अंदर भैया एक ही केस है जिसके अंदर जो ऑब्जेक्ट रहता है वो कैसा बन सकता है? वर्चुअल और इरेक्ट। कैसा बन सकता है? वर्चुअल और इरेक्ट। कैसे याद रखें कि जब कभी आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रहता है, पहली वाली रे हमने पोल से ली, पैरेलल अगर हम लेंगे तो पैरेलल फोकस से पास कर जाएगी, ये पोल से ली, पोल वाली नीचे पास कर गई। दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ली, पास कर गई। अब ये वाली जो रे है लटक के नीचे आ जाएगी और ये वाली जो रे है अलग जाती जाएगी। इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो हर बार बढ़ता जाएगा, और जब जब डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम नोटिस करेंगे उन लाइन का मिलना बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसे तुम और तुम्हारा क्रश। मिलना इम्पॉसिबल है। तो वैसे ही अगर हम बात करें, इन दोनों रेस का मिलना असंभव है। कैसा है? असंभव है। जिस वजह से अगर हम बात करें, इनको हम क्या करवाते हैं? मिलाना चाहते हैं, सपनों में मिलाना चाहते हैं, इमेजिनेशन में मिलाना चाहते हैं। तो यहां पर भी ये दोनों क्या करते हैं? मिरर के पीछे वर्चुअल तरीके से मिल जाते हैं। और जो छठवां केस रहता है जहां पर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है, उसकी जो इमेज रहती है वो कहां पे बन जाती है? बिहाइंड द मिरर। कहां बन जाती है? बिहाइंड द मिरर बन जाती है। तो कैसे याद रखें? 6 केस रहते हैं, याद रखो। पहला वाला ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, इमेज फोकस पे, रियल और इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, इमेज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, अभी भी रियल और इन्वर्टेड है। फिर अगर हम बात करें, ऑब्जेक्ट सी पर आ गया, इमेज भी सी पर आ गई, रियल और इन्वर्टेड। फिर हमने देखा ऑब्जेक्ट सी के आगे आ गया, इमेज सी के पीछे चली गई, अभी भी रियल और इन्वर्टेड। पांचवें केस में ऑब्जेक्ट खुद फोकस पे आ गया तो इमेज ने बोला टाटा बाय बाय, मैं तो चली कहां पर? इंफिनिटी पर। तो इंफिनिटी पर इमेज चली जाती है रियल और इन्वर्टेड। हमने देखा जब ऑब्जेक्ट कहां पर था? इंफिनिटी पर, उसकी इमेज बहुत ज्यादा डिमिनिश थी। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे आए, इमेज ने अपना साइज बढ़ाया, वो थोड़ी सी डिमिनिश हो गई। फिर अगर हम बात करें, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आया, इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज बराबर हो गया। जैसे ही वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में पहुंचे, इमेज ने बोला अब तो मैं बड़ी बनूंगी, अब तो मैं बड़ी वाली आइसक्रीम खाऊंगी। तो वहां पर वो क्या करती है? बड़ी हो जाती है। फिर जैसे ही ऑब्जेक्ट फोकस पर आता है, इमेज चली जाती है इंफिनिटी पर, साइज उसका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बट ये इकलौता केस जिसमें इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल और इरेक्ट। क्योंकि ये ठहरे दोनों अलग अलग, दोनों जा रहे हैं अलग, बहुत दूर जा रहे हैं, दूर जाने की वजह से मिल नहीं पाएंगे। तो इनको हम क्या करते हैं? इमेजिनेशन में या इमेजिनरी लाइन बनाकर मिरर के पीछे मिला देते हैं। फिर यहां पर अगर हम बात करें, अगला जो टॉपिक है वो आ जाता है हमारा इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर। अब भैया कॉनकेव के अंदर हमने पढ़ा 6 केस हैं, बट अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर, बेचारा ठहरा प्यारा सा, उसने बोला मैं तुम्हें ज्यादा दुख नहीं दूंगा, मेरे लिए बस तुम 2 केस याद रखो। कौन से केस याद रखो? या तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, या तो इंफिनिटी और पोल के बीच में। क्या याद रखना भैया? ऑब्जेक्ट या तो बेचारा चला जाएगा इंफिनिटी पे, बहुत ज्यादा दूर चला जाएगा, बिल्कुल तुम याद नहीं रखेगा, और एक आ जाएगा इंफिनिटी और पोल के बीच में। अगर आपका ऑब्जेक्ट कहां पर है? इंफिनिटी पे है। इंफिनिटी पे एज यूजुअल पैरेलल रे आती हैं। पैरेलल रे कॉन्वेक्स में क्या करती हैं? फोकस से लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती हैं। यानी एक्चुअल में तो ये दोनों लाइट रेज मिल नहीं सकती, इनको हम इमेजिनरी मिलवा देते हैं। और जिन लाइन को हम इमेजिनरी मिलवाते हैं, हमेशा कौन सी वाली इमेज बनाती है? वर्चुअल और इरेक्ट। जिस वजह से हम देखते हैं जो ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे रहता है, उसकी जो इमेज रहती है वो फोकस पे बनती है, बट मिरर के पीछे बनती है। साइज कैसा रहता है? बहुत ज्यादा नन्ना मुन्ना सा, छोटा सा रहता है। और इमेज कैसी रहती है? वर्चुअल और इरेक्ट रहती है। अगला वाला केस देखें। अगले वाले केस में जो ऑब्जेक्ट है आपका इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी हो सकता है। पोल के बहुत ज्यादा पास हो सकता है, इंफिनिटी के पास हो सकता है, दोनों के बीच में हो सकता है। इमेज हर बार
फोकस और पोल के बीच में बनेगी। कहां बनेगी भैया? फोकस और पोल के बीच में बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी। मतलब कॉन्वेक्स ने बोला मेरे तो दोनों जो केस होने वाले हैं वो वर्चुअल और इरेक्ट होने वाले हैं। एक लाइट रे आई पैरेलल वाली फोकस से पास कर जाती है, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस आ जाती है और हम देखते हैं दोनों के दोनों पोल और फोकस के बीच में मिल जाते हैं। दोनों केसेस में जो इमेज रहती है वो डिमिनिश्ड रहती है। और अगर हम बात करें दोनों जगहों पर हम देखते हैं वर्चुअल इमेज बनती। कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल इमेज यहां पर बन जाती है। चलिए, तो अभी तक हमने देख लिया जो इमेज है वो बन कैसे रही है। बट अगर हम बात करें जब ये इमेज हमारी मिरर्स पे बनेंगी और जब हम इनके न्यूमेरिकल करेंगे तो उनमें प्लस कहां लगाना है, माइनस कहां लगाना है, कौन से वाला ऑब्जेक्ट के अंदर प्लस आ रहा है, कौन से वाले के अंदर माइनस आ रहा है, उसके लिए अब हम पढ़ लेते हैं साइन कन्वेंशन। क्या पढ़ लेते हैं? साइन कन्वेंशन। की साइन कन्वेंशन क्या है? साइन कन्वेंशन ज्यादा कुछ नहीं, इतना सा याद रखना है कि ये कार्टेशियन प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन आएगा और इसे पढ़ते जाना है। इसका मतलब है भैया क्या वही कार्टेशियन प्लेन जो हम मैथ्स में पढ़ते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट, जिसे हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं कि जो पर्टिकुलर हमारा क्या रहता है, प्लेन रहता है, वो 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। इस तरफ वाला नेगेटिव बट ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, इस तरफ वाला पॉजिटिव यहां भी और ऊपर भी, नीचे चले जाते हैं यहां नेगेटिव, नीचे भी नेगेटिव, बट इस तरफ कैसा? पॉजिटिव। कैसे याद रखेंगे? अगर हम ध्यान दें, हमेशा आप कॉनकेव वाला मिरर लो या कॉन्वेक्स वाला मिरर लो, ऑब्जेक्ट जो रहता है वो मिरर के लेफ्ट पे रखा रहता है। कहां रखा रहता है? लेफ्ट पे रखा रहता है। और लेफ्ट में अगर हम ध्यान दें जो हमारे ऑब्जेक्ट रहते हैं उनको रखा जाता है। तो जब कभी हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालते हैं वो हमेशा कैसे निकलता है? नेगेटिव निकलता है। कैसे निकलता है? नेगेटिव निकलता है। अगर भैया कॉनकेव में हमारी इमेज रियल बन रही है तो रियल भी कहां बनती है? लेफ्ट वाले तरफ बनती है। तो जब कभी इमेज हमारी रियल और इन्वर्टेड है तो केस में जो हमारी इमेज आएगी उसका डिस्टेंस कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। बट हम ध्यान दें जब हमारी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनती है तो साइन कैसा आता है? पॉजिटिव का आता है। भैया पॉजिटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि जो एक्स एक्सिस आपकी राइट वाले तरफ रहती है, राइट हैंड साइड पे हमेशा जो डिस्टेंस रहता है वो जल्दी बताओ कौन सा रहता है? पॉजिटिव वाला। मतलब कैसे याद रखना है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव रहेगा, इमेज का डिस्टेंस, अगर आपकी जो इमेज है वो वर्चुअल और इरेक्ट नहीं है, वर्चुअल और इरेक्ट नहीं है मतलब रियल और इन्वर्टेड है, तो कौन सा वाला डिस्टेंस है उसका? नेगेटिव का डिस्टेंस है। बट बिहाइंड द मिरर बन रही है तो हमेशा कौन सा वाला होगा? पॉजिटिव वाला होगा। भैया फोकल लेंथ के साथ क्या करेंगे? याद करो कॉनकेव की फोकल लेंथ कहां रहती है? लेफ्ट में। कॉन्वेक्स की कहां रहती है? राइट में रहती है। तो जब कभी आपकी फोकल लेंथ सामने है मिरर के तो वो नेगेटिव रहेगी और मिरर के पीछे है तो वो कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। तो क्लियर कट समझा कि जो हमारा क्या रहता है, कॉनकेव मिरर रहता है उसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस रहता है, फोकल लेंथ माइनस रहती है, इमेज अगर रियल और इन्वर्टेड है तो माइनस होगी, बट वर्चुअल और इरेक्ट बन गई तो कौन सी हो जाएगी? प्लस वाली हो जाएगी। कॉन्वेक्स में अगर हम बात करें हमेशा जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो हमेशा नेगेटिव में रहेगा, इमेज जो है वो हमेशा पॉजिटिव में रहेगी और फोकल लेंथ भी कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। अगर याद रख लिया तो एक भी न्यूमेरिकल ऐसे नहीं आएंगे जो तुमसे ना बने। अब भैया हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के लिए क्या करे? हमेशा जो ऑब्जेक्ट रहता है वो ऊपर रखा रहता है और ऊपर के जो सारे डिस्टेंस रहते हैं वाई एक्सिस पे वो क्या रहते हैं? प्लस रहते हैं। कॉनकेव ले लो या कॉन्वेक्स ले लो, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा प्लस में रहेगा। किस में रहेगा? प्लस में। इमेज अगर हमारी नीचे बन रही है सामने वाले साइड पे तो वो कौन सी रहेगी? नेगेटिव हाइट रहेगी। बट अगर पीछे बन रही है तो उसकी हाइट कैसी रहेगी? पॉजिटिव ही रहेगी। कैसी रहेगी? पॉजिटिव ही रहेगी। इससे ज्यादा ध्यान मत दो क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे हैं। साइन कन्वेंशन हमारे मिरर के लिए भी सेम रहता है और लेंस के लिए भी सेम रहता है। फिलहाल अभी हम फोकस कर रहे हैं रिफ्लेक्शन पे तो हम फोकस करेंगे रिफ्लेक्शन पे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो के साथ मैं आने वाला हूं न्यूमेरिकल के साथ, और जो मिरर वाले न्यूमेरिकल ने तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गोल करके रखी थी उसे हम अगली वाली वीडियो में पढ़ लेंगे। चलिए मिलते हैं कल, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।